बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ये जो कुछ इनविजिबल सो कॉल्ड इनविजिबल नेटवर्क है, किल नेटवर्क, पाकिस्तान और चीन का, ये ऐसी तकून थी, कुछ ऐसा था फ़िज़ा में कि जिसको समझ नहीं पाए इंडियन फाइटर पायलट्स, और उसके बाद ग्राउंड कर दिया गया, जहाज़ों को नहीं उड़ने दिया गया। इससे पहले कि मैं जियो की इसके ऊपर जो स्टोरी है शहजाद इकबाल की, उस पर आऊँ, और फिर जो मेरी इसके ऊपर अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके सामने रखूँ। ये ज़रा इनको भी सुन लीजिए। प्रवीण स्वाने, फेमस डिफेंस एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया, वो इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं। ये एक बात जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ। J-10 जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15, वो चाइनीज मिसाइल थी। कहने का मतलब ये है, यहाँ अचानक एक जागृति हुई जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो दूसरी बात है, चीन जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, पर अपनी पूरी काबिलियत पाकिस्तान को दे रहा है। ये असेसमेंट हमारी गलत थी। अब इस सारी बात को मान भी लिया जाए कि ये सब कुछ हुआ, कोई एक इनविजिबल नेटवर्क था, लेकिन जब आप राफेल की बात करते हैं, राफेल वो तैयारा है जो टाइम टेस्टेड है, और इसकी पहली किल हुई है, पहली मरतबा राफेल तैयारा गिरा, और इसमें बहुत ही जदीद स्पेक्ट्रा EW सिस्टम लगा हुआ है कि इसकी तरफ आने वाले जो मिसाइल हैं, जो इसको टारगेट कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए ये सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है, और वो हवा में ही अपनी जानिब आने वाला जो उसको टारगेट करने वाला मिसाइल होता है सपोजिडली, उसको ये टारगेट कर देता है। तो फिर ये किस तरीके से हुआ, ये बड़ी ही हैरानकुन इसकी एक्सप्लेनेशन जो अभी तक सामने आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये ज़रा सुन लें कि इस पर शहजाद इकबाल ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सोर्सेज हैं उनको कोट करते हुए क्या खबर रिपोर्ट की। उन्होंने रिपोर्ट किया कि 10 मई को पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने उड़ान भरी तो मुकाबले में कोई भारतीय तैयारा नहीं आया। यानी 10 की बात कर रहे हैं कि 10 मई की बात हो रही है। 10 मई को कोई तैयारा भारतीय सामने नहीं आया। ये 7 के बाद है। अब 10 तारीख को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसके बाद ये खबरें चल रही थी कि शायद और कोई तैयारे जो है वो गिराए गए हैं। इस किस्म की बातें चल रही थी। हालांकि उस दिन के बाद 7 तारीख के बाद भारतीय तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया था, उनको नहीं उड़ाया गया। और उसमें बुनियादी वजह जो इंडियन जानिब से, इंडिया की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आई है, जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से ग्राउंड नहीं किया गया कि फाइटर पायलट्स जो हैं या एयरफोर्स जो है वो इन जहाज़ों में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया था। वो दरअसल ये बात समझने से कासिर थे कि इतने जदीद तरीन सिस्टम होने के बावजूद आखिर कुछ ऐसा है, कोई एक ऐसा लीकेज है कि पाइप में कहीं किसी जगह एक सुराख है जहाँ से गैस निकल रही है और हमें उसका इल्म नहीं है। तो जब तक हमें इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि हमें मारा कैसे जा रहा है, तो हम उसका काउंटर मनूवर कर सकते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें हिट कैसे किया जा रहा है, तो फिर हम किस तरह से ये रिस्क ले सकते हैं कि अपने पायलट्स को, अपने तैयारों को एयरबॉर्न करें, स्क्रैम्बल करें जेट्स को, और पाकिस्तान के उस सपोजिडली किल नेटवर्क के सामने ले आए जो हमें इस तरीके से गिरा रहा है जिस तरीके से शायद बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी नहीं गिरती। बहरहाल जो रिपोर्ट की है, उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी शहरों पर किए गए हमलों के बाद पाक फ़िज़ाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय तैयारे इस कदर बौखलाए रहे कि एक मिसाइल भी फायर ना कर सके। सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाक फ़िज़ाइया ने भारत के बुज़दिलाना हमलों के जवाब में शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया। शहजाद इकबाल ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि इस हमले में पाक फ़िज़ाइया ने चीन से हासिल करदा J-10C तैयारे इस्तेमाल किए, जिसकी ख़ास बात यह थी कि इसमें PL-15 मिसाइल नस्ब थे, जिनकी रेंज 230 से 280 किलोमीटर होती है। ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया ने PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करते हुए भारतीय तैयारे गिराए। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने इंतहाई फासले पर मौजूद अहदाफ को भी निशाना बनाया। जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें तवील तरीन फासले पर मौजूद हदफ 190 किलोमीटर दूर था, जिसे कामयाबी से निशाना बनाया गया। एंड रिमेंबर दैट कि जब राफेल के ऊपर आप मौजूद हैं और 190 किलोमीटर दूर से आपके ऊपर
آپ کو لاک کیا جاتا ہے, آپ کے اوپر ایک فائر کیا جاتا ہے, آپ کے اوپر میزائل جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے, یعنی کہ مور دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سیکنڈز ہوتا ہے, اور یہ ایک ٹائم انف ہے. یعنی 12 سے 15 سیکنڈ نارملی جو فائٹر پائلٹس ہیں ان کی اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ویدر ٹو ایجیکٹ اور ٹو ٹیک ایویسو میئرز, کہ کیا اس کو وہ اس حملے سے خود کو بچائیں گے یا پھر انہیں اس وقت سیف یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایجیکٹ کر جائیں, پلین چھوڑ دیں. تو یہ جو 190 کلومیٹر ہے یہ تو بہت زیادہ ہے. 190 کلومیٹر سے اگر رافیل ہٹ ہو گیا, اور یہ وہ معمہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے لیے بنا ہوا ہے. بھارت, پہلے میں یہ خبر کمپلیٹ کر لوں. انہوں نے کہا پاکستان کی جانب سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب 3 بھارتی رافیل طیاروں سمیت کل 5 جیٹ طیاروں اور 1 ڈرون کو گرایا گیا تھا. ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کی جانب سے جن 5 طیاروں کو تباہ کیا گیا ان میں سے 2 طیاروں کے پائلٹس ہلاک ہو گئے جبکہ 3 زخمی ہو گئے. شہزاد اقبال نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس ہلاک اور زخمی ہونے والے پائلٹس کی مکمل تفصیلات موجود ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب دونوں جانب سے مجموعی طور پر 125 طیارے فضا میں تھے, جن میں سے 75 سے 80 طیارے بھارتی فضائیہ کے تھے, اور دونوں ملکوں کے درمیان کے طیارے اپنی فضائی حدود سے باہر نہیں گئے. تاہم پاک فضائیہ کا جوابی حملہ اس قدر شدید تھا کہ بھارتی طیاروں کو پاکستانی طیاروں کی جانب ایک میزائل بھی فائر کرنے کا موقع نہ مل سکا. ذرائع کے مطابق نور خان ایئر بیس پر بھارتی حملے کے بعد 10 مئی کو پاکستان کے جوابی حملے کے دوران جب پاک فضائیہ کے طیاروں نے اڑان بھری تو ان کے مقابلے میں فضا میں کوئی بھارتی طیارہ نہیں آیا. ذرائع کے مطابق بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہونے والے بھاری نقصان کے بعد اپنے طیاروں کو گراؤنڈ کیے رکھا. شہزاد اقبال نے بتایا کہ 10 مئی کو پاکستان کی جانب سے مجموعی طور پر 26 بھارتی اہداف کو نشانہ بنایا گیا, جن میں 14 ایئر فیلڈز بھی شامل تھیں. اس حملے میں پاک فوج نے فتح 1 اور فتح 2 میزائلوں کو استعمال کیا, جبکہ فضائیہ نے J-10C طیاروں کے ساتھ ساتھ JF-17 تھنڈر طیاروں اور ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال کیا. ذرائع کے مطابق 10 مئی کے جوابی حملوں میں پاکستان نے جارحانہ حکمت عملی اختیار کی اور ایک مجموعی منصوبہ بندی کے بعد یونٹس کو میدان جنگ میں فیصلہ کرنے کی آزادی دی گئی. پاکستان کی جانب سے 10 مئی کے جوابی حملے میں آدم پور ایئر بیس پر بھارت کے روسی ساختہ فضائی دفاعی نظام S-400 کو تباہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا. آج نریندر مودی کی جانب سے آدم پور ایئر بیس کے دورے کے دوران نظر آنے والے S-400 دفاعی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پھر شہزاد اقبال نے کہا کہ ذرائع کے مطابق بھارت کے پاس S-400 کی 4 بیٹریز ہیں جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسے کہیں کسی اور ایئر بیس سے یہاں منتقل کیا گیا ہو. حالانکہ اس میں ایک اینگل میں نے واضح طور پر جو ہے وہ گزشتہ روز ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم نے پورے کا پورا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کا پورا یونٹ اڑا دیا ہے. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو چیز بورڈ ریڈار آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد دکھایا گیا کہ چیز بورڈ ریڈار جو ہے وہ تباہ ہوا. جو پیچھے موجود تھا وہ لانچر تھا, تو وہ جو لانچر ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر میزائل لانچر جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر نریندر مودی نے تقریر کی. تو عین ممکن ہے, ظاہر ہے کہ اب ساری پروبیبلٹیز ہیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اور انڈین پائلٹس ہیں ان کے اوپر ایک کپ کپی تاریخ ہو گئی کہ 6 اور 7 تاریخ کی درمیانی شب ایسا کیا ہوا کہ بیونڈ ویژول رینج میں, یعنی کہ جو عام آنکھ سے کوئی بھی پائلٹ 8-10 کلومیٹر سے زائد جو ہے وہ شاید نہیں دیکھ سکتا فضا میں, اور تو 10 کلومیٹر سے زائد جب فاصلے پر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ ایک ڈاگ فائٹ نہیں, وہ ایک بیونڈ ویژول رینج کامبیٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ جس میں نظر نہیں آ رہا اور آپ کو ریڈارز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جب پاکستانی طیاروں اور رافیل طیاروں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ تھا تو آخر یہ کیسے اچیو ہوا؟ اب اس کے حوالے سے جو کچھ ایکسپلینیشن سامنے آئی ہیں کہ ایک تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان اور چائنا کے درمیان جو کوآپریشن بڑا ہے اس میں کچھ چیزیں آبویسلی انہوں نے ہم سے سیکھی ہیں, کچھ ہم نے ان سے سیکھی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ان سے پروکیور کی ہیں, اور جس قسم کا شاہین ایکسرسائزز ہیں جو کی گئیں, لیکن آن پیپر تو اس کو شاید ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, پریکٹیکلی اس کو سر انجام دینا یہ ابھی بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ یہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کو بیٹل فیلڈ میں کبھی ایکسپیرینس کرنے کی تو بات دور کی آتی ہے, اس کو ایکسرسائزز میں سیمولیشنز میں بھی نہیں پریکٹس کیا گیا کیونکہ اس کو کسی نے تصور نہیں کیا تھا. تو ابھی تک جو ظاہر ہے کہ پارٹ آف دا سٹوری سامنے آیا وہ یہ کہ اس میں ایک کل میں ایک طیارہ انوالو نہیں تھا.
जिस तैयारे ने मिसाइल लॉन्च किया, जाहिर है कि अब ये सवाल भी मौजूद है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट वर्जन है PL-15 मिसाइल का, उसकी तो शायद रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पाकिस्तान के पास वो PL-15 आया है जो शायद एक तो आना बाद में था, वो पाकिस्तान तक पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया, वक्त से पहले पहुंच गया। दूसरा, उसकी रेंज वही है जो PLAAF के पास है, यानी कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयर फोर्स है, उसके पास जो उसके इस्तेमाल में मौजूद PL-15 है, वही हमारे पास मौजूद है, उतनी ही रेंज का हमारे पास मौजूद है। फिर सवाल ये है कि एक तैयारा J-10C, उसका अगर रडार वहाँ तक काम नहीं करता जितने फासले पर राफेल मौजूद था, तो फिर उसको कैसे हिट किया गया, कैसे ट्रैक किया गया, ट्रैक किस तरीके से कर लिया, मिसाइल फायर कैसे हुआ, मिसाइल की गाइडेंस कैसे हुई, उस पर जो हमारे एविएशन से और फाइटर पायलट्स जो माजी में रहे हैं, आपने देखा होगा उस दिन मैंने एयर मार्शल आमिर मसूद साहब का एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में भी कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। फिर गुज़श्ता रोज़ भी एयरफोर्स के कुछ लोगों से बात हुई, तो वो अभी तक ज़ाहिर है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पूरी कहानी 100% आपने इंडिया को बतानी है, लिहाजा ये सारी चीज़ सामने आ जाएगी। अलबत्ता इसमें कहानी सिर्फ यही पता चल रही है कि 3 जो रडार था वो अलहदा था, एक और रडार था जो J-10C है, उसका अपना रडार भी काम कर रहा था, लेकिन उसकी रेंज से बाहर था। जो हमारे जितने भी जहाज़ थे वो आपस में नेटवर्क थे, उनकी आपस में कम्युनिकेशन थी, हर वो जहाज़ जो फ़िज़ा में मौजूद था वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सबको मालूम था कि कौन कहाँ है, कौन इस वक्त क्या कर रहा है। उसके बाद जो एवैक्स हैं और रडार्स हैं वो एयरबॉर्न भी किए गए थे, ज़मीन पर मौजूद रडार्स भी काम कर रहे थे, और सबका आपस में एक कनेक्शन मौजूद था। तो जिस राफेल ने पाकिस्तान में सिविलियन टारगेट्स को लॉक किया, हिट किया, वहाँ पर वो आइडेंटिफाई हुए एक और रडार के ज़रिए। उस रडार ने उसके कोऑर्डिनेट्स या उसकी लोकेशन ट्रांसमिट की, जिस J-10C को उस J-10C ने फायर किया, वो फायर करने वाला J-10C उसको गाइड करने वाला नहीं था, बल्कि एक और तैयारा है, उस तैयारे ने फिर आगे उसको गाइड किया। और जिस वक्त तक राफेल तैयारे को ये पर मौजूद पायलट को ये पता चलता, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ इस किस्म का सिनेरियो है जो बना है। अलबत्ता ये वो चीज़ है जिसको अब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो ममालिक के फ़िज़ाइया हैं, जो उनकी एयर फोर्स हैं, वो इसको स्टडी कर रहे हैं। दसॉल्ट एविएशन जो है वो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि खोज लगा रहा होगा। अमेरिका समेत, बरतानिया समेत, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया भर की जो ममालिक हैं, जो बड़ी पोटेंट फ़ौजी क़ुव्वतें हैं, वो इसको स्टडी कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और इस हवाले से मज़ीद कुछ तफसीलात आ रही हैं। मैंने आपको बताया कि अभी तो ये पार्ट ऑफ द स्टोरी है, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। लेकिन एक बात हतमी है कि जो 6 और 7 तारीख को हुआ वो इतना सरप्राइजिंग था इंडियन एयरफोर्स के लिए, और वो जिस तरीके से अब इसको एक ना नज़र आने वाला इनविजिबल किल नेटवर्क का नाम दे रहे हैं इंडिया में, ये एक मुअम्मा तो है। और उसके बाद से इंडिया ने अपने तैयारे जो हैं वो एयरबॉर्न नहीं किए, स्क्रैम्बल नहीं किए, फ़िज़ाइया को इस्तेमाल नहीं किया। इसी वजह से जब वो AK भारती आपने देखा, जो एयर मार्शल हैं इंडिया में, उन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें जिस तरह से सवालों के जवाब दिए, वो ऐसे ही है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। सवाल राफेल का हुआ, उन्होंने कहा नुकसान तो होता है। तो वो जो एक्सेप्टेंस जिस तरीके से आई है वो भी बड़ा शर्मिंदगी का बाइस है। इस पर इंशाल्लाह फॉलोअप वीडियो ज़रूर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।